दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी चिड़िया भर पानी। गांव में उस दिन भी सूरज रोज की तरह उगा था, परंतु मंदू के लिए हर दिन सजा होता था। वह दिन तो उसे आंसू दे गया था, रक्त के आंसू। हवेली की दालान के बाहर खड़े होकर वह इंतजार कर रहा था। हवेली के भीतर से बूढ़ी ठकुराइन ने उसके गमछा की झोली में दूर से एक मुट्ठा भुजैना और लोटे में चोटा वाले गुड़ का रस डाल दी। यही उसका नाश्ता था, यही उसकी ताकत और सूरज लटकने तक का भोजन भी था। मंदू की उम्र 40 साल के आसपास थी, पर उसका बचपन उसी दिन मर गया था जिस दिन जमींदार भैरव सिंह ने उस बालक को बधुआ मजदूर बना लिया था। भोर की धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी कि मंदू और 3 हलवाहों गनकू, लटकू और पटकू के पीछे पीछे बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसके साथ धूप की तपिश और लू भी बढ़ती जा रही थी। हवा नहीं, आग बरसने लगी थी। मंदू हल पकड़े पकड़े मिट्टी चीरता जा रहा था। उसके पेट में सुबह का भुजैना कब का जल चुका था। गला सूख कर कांटा हो रहा था। भूख और प्यास से उसका सिर चकराने लगा था। शाम ढलने तक जब वह बैलों को वापस लेकर हवेली पहुंचा, तब तक उसका शरीर भूख, प्यास और थकान से टूट चुका था। तभी उसकी नज़र हवेली की बड़ी नीम की छाव में गभरुआ कुत्ता, जो टीन के लोटे को चाट रहा था, और कुएं के जगत के पास नौकर कामनाथ ने ही जानवरों की बाल्टी में ताज़ा पानी भरकर रखा था। मंदू की आँखों के सामने भूख प्यास से मौत नजर आने लगी थी। वह प्यास से तड़प रहा था। उसे लगा कि लोटा नौकर कामनाथ का है। उसने गभरुआ कुत्ता से लोटा छीनकर जानवरों की बाल्टी से लोटा भर पानी भरा और चिड़ुआ से 1 लोटा और फिर दूसरा लोटा गटागट पेट में उतार लिया। पानी पेट में उतरते ही उसकी सांसें लौट आईं। फिर उसकी किस्मत पर मौत की नज़र पड़ चुकी थी। हवेली के किसी कोने से चोर निगाह वाला छोटा जमींदार रतिंदर सिंह, जमींदार भैरव सिंह का चचेरा भाई, सब देख रहा था। 14-15 साल का वह छोकरा गुस्से में लाल तमतमाते हुए दौड़ा और डांटते हुए बोला, अबे चमारिया, तुमने बड़े बाबू साहब के चाय वाले लोटे से पानी पी लिया। तुमने धर्म भरभंड कर दिया। मंदू कुछ बोल पाता उससे पहले वह बदमाश दनादन मंदू के सिर पर कई डंडे दे मारा और फिर थप्पड़। मंदू का सिर फट गया, खून बहने लगा। वह कुएं के पास कनेर के पेड़ के पास गिर गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या जानवर से लोटा छीनकर जानवरों की बाल्टी से पानी पीना भी अछूत जीवन में गुनाह हो जाता है? कहने को तो मंदू हरिजन प्राइमरी पाठशाला पढ़ने गया भी था, परंतु वह 4ठी जमात से
आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया था। बदनसीबी से गांव के जमींदारों के खेत में पसीना खूब बहा रहा था। हारे उत्पीड़न शोषण करने वाले जमींदारों की चाकरी। बेचारे खेतिहर मजदूरों को तन ढकने के लिए कभी ढंग के कपड़े नसीब नहीं हुए, न मनपसंद भोजन। यही हाल मंदू का भी था। बेचारा पेट भर अपने पसंद के खाने तक का सुख नहीं भोग पाया था। खेतिहर मजदूरों के लिए अच्छे कपड़े लत्ते तो सपने जैसे होता था। जमींदार शरीर की ताकत निचोड़ तो लेते थे, पर न्यूनतम मजदूरी देते थे, और इस मजदूरी के अनाज में हवेली में बैठी उनकी लुगाइयाँ कंकड़ सड़े गले अनाज भूसा की गांठें मिलाकर मजदूरी तौल देती थीं। बेचारे मजदूर आंसू बहाकर रह जाते। मजदूरन बेबस आंसू गारते मजदूरी लेकर घर जाते थे। एक दिन मंदू के बाप खिरजू की उसके दूर के रिश्तेदार देव सिंगार से मुलाकात हो गई। देव सिंगार ने खिरजू को अपनी आप बीती बताया। देव सिंगार के जमींदार की चौखट पर हुए शोषण और उत्पीड़न की दास्तान सुनकर खिरजू भी जमींदार की चाकरी छोड़कर बम्बई जाने की कसम खा लिया। एक दिन रात के अंधेरे में खिरजू बम्बई के लिए निकल पड़ा और बम्बई भी पहुंच गया। खिरजू की जिद और नसीब दोनों ने मिलकर काम किए। उसे किसी कपड़ा मिल में अस्थायी मजदूर की नौकरी मिल गई। 2 महीने बाद खिरजू का मनी ऑर्डर और अंतर्देशी पत्र उसकी पत्नी सुरजी देवी को मिला था। खिरजू के बम्बई भागकर चले जाने से जमींदार भैरव सिंह बहुत कुपित हो गया था और खिरजू के परिवार पर अत्याचार करने लगा। एक दिन मजदूरों का खून चूसने वाले जमींदार ने नाबालिग मंदू को जबरिया बंधुआ मजदूर बना लिया। खिरजू का बचपन गरीबी और जमींदारों के आतंक में बीता था। खिरजू 4 बेटों 1 बेटी का बाप था। मंदू के जमींदार की चौखट पर बंधने के बाद उसके भाई बंधु और छंदू भी शहर भागकर चले गए, नौकरी धंधा में लग गए। पंदू और सुरमिला स्कूल जाने लगे। सुरमिला का स्कूल में मन नहीं लगा तो उसकी माँ ने उसे बकरी चराने में लगा दी। मंदू जमींदार भैरव सिंह के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया था। मंदू अपने घर रात में सोने के लिए आता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही जमींदार की हवेली को पहुंचना ही होता था, चाहे बुखार में तड़प ही क्यों न रहा हो। बचपन में मंदू को बिरहा गाने का बड़ा शौक था, पर जमींदार की चौखट पर पहुंचते ही सारे अरमानों का कत्ल हो गया था। मंदू किसी दिन तनिक भी देरी से पहुंचता तो उसे जमींदार की फटकार सुननी पड़ती थी। मंदू सफाई में कहता, बाबूजी, रात में बिरहा की रियाज करने लगा था, नींद जल्दी नहीं खुली। मेरी बिरहा बस्ती वालों को बहुत पसंद आती है। जमींदार डांटते हुए कहता, न शकल न सूरत, सुर गधे जैसा, बड़ा बिरहा गायक बनने चला है। हवेली के काम में तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता। अरे कौवा कभी कोयल बन पाया है कि तुम बिरहा गायक
बनने चला है, चल भाग, गोबर फेंक और हल लेकर खेत जा। दूसरे जमींदारों के हलवा घंटे भर पहले से ही हल जोत रहे हैं, तू जबान लड़ा रहा है। जबान मुंह में रखा कर, जबान चलाया तो तेरी जबान तेरे हाथ में एक दिन आ जाएगी। मंदू सिर लटकाए फरुही से गोबर हटाया और जुआट में बैल नाधा। गनकू, लटकू और पलटू के पीछे पीछे कंधे पर हल लादे एक हाथ से बैल का पगहा पकड़े ठाकुर का खेत जोतने पहुंच गया। ठाकुर के पास 4 जोड़ी से अधिक बैलों की खेती थी। ठाकुर गांव के भूमिहीनों के हिस्से की, गांव समाज की कई बीघा जमीन अपनी जमीन बना रखा था। यही हाल पूरे ठाकुरों का था। पोखरी, तालाब, भीटा सब पर उन्हीं का जबरिया कब्जा था। गांव के खेतिहर मजदूरों की पूरी बस्ती को भूमिहीनता की महामारी ने जकड़ लिया था। उन्हें पेशाब करने के लिए भी जमींदारों ठाकुरों के खेतों में ही जाना पड़ता था। दरवाजे तक जमींदारों के ही खेत थे। मजदूर सुबह जब हल बैल लेकर निकलते तब बुढ़िया ठकुराइन मुट्ठी भर मक्के का भुजेना या परमल देती। एक लोटा चोटे का रस मजदूरों को लोटे में ऊपर से डाल देती थी। यही भुजेना खाकर मजदूर रस पीकर जाते थे। सूरज लटकते लटकते हल जोते थे। ठाकुरों की दोपहर मजदूरों के लिए ऐसी ही होती थी। मजदूरी में वही शेर भर सड़ा गला अनाज। हाँ, मजदूरों के घर से खरमटाव आ गया तो पेट में पानी और रोटी का टुकड़ा पहुंच गया, वरना पीने को पानी भी नहीं। मंदू की घरवाली अपने मृत सैया पर पड़े बाप से मिलने चली गई थी। बुखार में तप रही मंदू की माँ एक दिन खरमटाव नहीं ले जा सकी। वह अकेले खेत जोत रहा था। गनकू, लटकू और पलटू को ठाकुर ने गन्ना बुआई के खेत की तैयारी के लिए फावड़े से खेत खोदने के लिए लगा रखा था। बेचारा मंदू सूरज लटकने के बाद जब हल बैल लेकर हवेली पहुंचा तो बैलों की जोड़ी और उसका खुद का गला सूख गया था। उसने जल्दी से बैलों को जुआट से खोला। बैल भागकर हौद में मुंह डाल दिए। धूप बहुत तेज थी, लू चल रही थी। हवेली में सन्नाटा था। गभरुआ कुकुरा टीन के लोटे को चाट रहा था। कुएं की जगत के नीचे जानवरों की हौद में पानी डालने वाली बाल्टी भरी हुई पड़ी थी। शायद नौकर कामनाथ कुछ देर पहले ही भरा था। वह गोबर लेकर खेत की तरफ जाते हुए मंदू को दिखाई पड़ गया था। मंदू का प्यास के मारे जैसे प्राण निकल रहा था। वह गभरुआ से लोटा छीनकर बाल्टी से पानी भरा और गटागट 2 लोटा पानी चिरुआ से पेट में उतार कर जैसे ही आगे बढ़ा था, तभी जमींदार भैरव सिंह का बदमाश चचेरा भाई रतिंदर, जो मजदूरों को आंसू देने में माहिर था, वह चोर निगाह वाला 14-15 साल का छोकरा रतिंदर अधेड़ मंदू को बोला, अबे चमारिया, तूने बड़के बाबू साहब के चाय वाले लोटे से पानी पी लिया। मंदू बोला, बाबू एक कामनाथ का लोटा है, गभरुआ चाट रहा था, उसे छीनकर चिरुआ भर पानी पीकर अपनी जान बचाया हूँ। क्या कोई गुनाह हो गया? रतिंदर बोला, अबे चमारिया, तूने नहीं, अब मैं गुनाह करता हूँ। जबान लड़ाता है, वह चिल्लाया। बड़ी माँ साहब देखो, मंदुआ बड़े बाबू साहब का चाय वाला लोटा जूठा कर दिया। कहते हुए पहले
डंडा फिर थप्पड़ से मारने लगा था। छोटी ठाकुराइन बोली, अरे बाप रे, ये तो अनर्थ हो गया। बड़े बाबू साहब के लोटा से पानी पी लिया। इस गुनाह के लिए रतिंदर बाबू ने मंदुआ का सिर फोड़ दिया। मंदू के सिर से खून बह रहा है। इतना सुनते ही हवेली की दालान में पूरी हवेली की औरतें बच्चे इकट्ठा हो गए। ठाकुर भैरव सिंह कचहरी गए थे। देर शाम को ठाकुर लौटे तब लोटे का मुकदमा ठाकुर भैरव सिंह की अदालत में पहुंचा। मंदू भी हाजिर हुआ। ठाकुर बड़े घाघ किस्म के इंसान थे, कुछ नहीं बोले। कामनाथ से लोटा मंगवाए और फिर मंदू को दिलवा दी और बोले, मंदू, ये लोटा तुम्हारा है, अब तुम रस पानी इसी लोटे में पीना। रतिंदर मुस्कराया। मंदू को शायद कोई अनहोनी लगी, वह सिहर गया। मंदू जब रात में घर पहुंचा तब उसकी बूढ़ी माँ बुखार में तड़प रही थी। वह बेटे के सिर पर चोट का निशान देखकर घबरा गई। मंदू ने आप बीती बताया। उसकी माँ रोने लगी। यह खबर पूरी मजदूर बस्ती में फैल गई कि हवेली में लोटे से चिरुआ भर पानी पी लेने के जुर्म में रतिंदर ने मंदू को बहुत मारा है। मंदू के घर पूरी बस्ती के लोग देर रात तक हाल पूछने आते जाते रहे। मंदू और उसकी माँ दोनों की रात बेचैनी में करवटें बदलते बदलते बीती। जब भोर में उसकी माँ की नींद लगी तब वह अपने 6 माह के बच्चे और पत्नी का मुंह देखे बिना रात के अंधेरे में घर से भागकर बिना टिकट की यात्रा कर दिल्ली पहुंच तो गया। पहाड़गंज रेलवे स्टेशन जब उतरा तो भूख से बिलबिलाता हुआ एक ढाबे के सामने खड़ा होकर पॉकेट टटोलने लगा था। पॉकेट में पैसा हो तब तो मिले। ढाबा मालिक नेक दिल इंसान था। उसने इशारे से बुलाया। मंदू से पूछा, क्या हुआ, पॉकेट कट गई क्या? मंदू बोला, नहीं साहब, पॉकेट में कुछ था ही नहीं तो चोरी क्या होगी। ढाबा मालिक बोला, घर से भाग कर आए हो? मंदू सहमति में सिर हिलाया। ढाबा मालिक पूछा, क्यों भाग कर आए हो? मंदू ने बचपन से भागने तक की दास्तान सुना दिया। मंदू की दास्तान ढाबा मालिक को जैसे खुद की कहानी लगी। ढाबा मालिक का दिल रो उठा। वह पूछा, खाना खाओगे? मंदू बोला, हाँ बाबू जी, 2 दिन से अन्न का टुकड़ा पेट में नहीं गया है। ढाबा मालिक बोला, बैठो, पेट भर खाना खाओ, खाना खाने के बाद बर्तन धो देना। मंदू खाना खाकर बड़ी सफाई से बर्तन साफ कर बाहर निकला। ढाबा मालिक पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मंदू प्रसाद वह बोला। आप कहाँ जाओगे मंदू? पता नहीं साहब, जहाँ काम धंधा मिल जाएगा उधर ही रहने लगूंगा। मंदू बोला। ढाबा का मालिक पूछा, ढाबा में काम करोगे? मंदू बोला, हाँ। ढाबा मालिक बोला, तुमको बर्तन धोने तो आता है, बर्तन धोने में लग जाओ, बाकी ढाबे का काम तुम्हारे भाई हेल्पर लोग सिखा देंगे। 20 रुपये रोज की मजदूरी, खाना रहना और कपड़ा मुफ्त। मंदू ढाबे में काम करने लगा। 6 महीना काम किया, फिर खुद की चाय की दुकान सड़क के किनारे लगाने लगा। अच्छी आमदनी होने लगी। इस बीच मंदू का छोटा भाई चंदू शहर से गांव आ गया। जमींदार
भैरव सिंह का भाई हरेंद्र सिंह छंदू को चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दिया। पुलिस ने छंदू को पुलिस थाना की जेल में 2 दिन तक पानी पीकर उसके शरीर के पोर पोर तोड़ डाले। जब पुलिस को लगा कि वह मर जाएगा तब पुलिस उसे जमींदार की हवेली लाई और फिर पुलिस उसके घर के बाहर पटक कर चली गई। छंदू की मां ने शुकर के तेल से कई महीनों तक उसकी मालिश की, तब जाकर वह चलने फिरने लायक हुआ। फिर कभी परदेश नहीं जा पाया, बस गांव में मेहनत मजदूरी कर बाल बच्चों को पालने लगा। उधर दिल्ली में मंदू का धंधा चल पड़ा। उसने चाय की दुकान बंद कर प्लास्टिक की 2 फोल्डिंग मशीन लगा लिया। एक मशीन खुद चलाता, दूसरी मशीन चलाने के लिए एक आदमी रख लिया। फिर क्या, अपनी बीवी बच्चों को शहर ले गया। बच्चे पढ़ने लिखने लगे। जो मंदू पेट भर रोटी और कपड़ा के लिए तरस रहा था, अब सेठ मंदू प्रसाद हो गया। समय रफ्तार से भाग रहा था। मंदू के 3 बेटे पढ़ लिख कर काम धंधा में लग गए। गांव में लोग उस घटना को धीरे धीरे भूल गए। जिस मंदू का चिरुआ भर पाने के लिए सिर फोड़ा गया था, जिसका खून बहा था, वह मंदू अपने जीवन के इस हादसे को कैसे भूल सकता था? वह बिल्कुल नहीं भूला। दिल्ली के नेक दिल ढाबा मालिक के ढाबे में जूठे बर्तन धोते धोते मंदू ने जिंदगी से लड़ना सीख लिया था। पहले चाय की दुकान, फिर प्लास्टिक फोल्डिंग मशीनें लगाया। अपनी मेहनत और समझदारी और हिम्मत से वह धीरे धीरे मंदू प्लास्टिक फोल्डिंग फैक्ट्री का मालिक बन गया। मंदू अब सेठ मंदू प्रसाद हो गया था। कई बरस बाद सेठ मंदू प्रसाद अपने गांव लौटा, तब भी वह गांव वहीं था। वही खेत खलिहान थे, पर समय बदल गया था। हवेली खंडहर में तब्दील हो गई थी। इसके बाद भी वह खंडहर नुमा हवेली में दाखिल हुआ, जहां 30 साल पहले उसने जानवरों की बाल्टी से गभरुआ कुत्ते से टीन का लोटा छीनकर भूखा प्यासा मंदू 2 लोटा पानी चिरुआ से पिया था। उसने वही खंडहर नुमा हवेली में गांव वालों के सामने शपथ लिया कि वह गांव में एक ट्यूबवेल लगवाएगा, जिसका पानी शुद्ध हो या अशुद्ध सबके लिए होगा। कुछ ही महीनों में एक सार्वजनिक ट्यूबवेल लगवाकर पानी की टंकी भी बनवा दिया और वहीं बगल में पशुओं के लिए एक पानी की टंकी भी बनवा दिया, जिससे पशु भी प्यास बुझा सकें। सेठ मंदू प्रसाद ने पानी की टंकी पर लिखवा दिया, पानी पर सबका बराबर का अधिकार है, कोई ऊंच नीच नहीं है, ना कोई शूद्र है ना अशूद्र, सब इंसान हैं। प्यास की कोई जात नहीं होती। जाति भेदभाव करने वाले हैवान होते हैं। उस दिन से गांव के दलित, मजदूर, औरतें और बच्चे बिना डर और भेदभाव के उसी ट्यूबवेल से पानी भरने लगे थे। खंडहर नुमा हवेली अपनी करतूतों पर लजा रही थी। सेठ मंदू प्रसाद खुश था। सेठ मंदू प्रसाद, जिसने सदियों पुरानी जातिवाद की दागती आग पर चिरुआ भर पानी डाल दिया था, तब पहली बार गांव वालों को चिरुआ भर पानी के रहस्य का पता चला था। यह देखकर बुजुर्ग स्वामी प्रसाद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा था, देखो
चिरुआ भर पानी भी क्रांति बन सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट ज़रूर लिखिए। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।